नमस्कार, स्वागत है आप सबका। मैं हूं संजय और आज हम बात कर रहे हैं बिहार में वोट अधिकार यात्रा की। दरअसल जो कांग्रेस और आरजेडी, जो राष्ट्रीय जनता दल है जिसका नेतृत्व तेजस्वी यादव कर रहे हैं, और कांग्रेस के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी, नेता विपक्ष लोकसभा में, उनके साथ ये यात्रा चल रही है 14 दिनों तक। 24 जनपदों में 50 विधानसभा क्षेत्रों को कवर करने वाली वोट अधिकार यात्रा का कल आरा में विपक्षी एकता का जो है प्रदर्शन किया गया था। उसमें तमाम जो है राजनीतिक दलों के नेता मौजूद थे। कांग्रेस के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी, तेजस्वी यादव आरजेडी के नेता हैं, और जो उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव, और तमाम जो लोग हैं, इससे पहले भी वो लोग आए थे, चाहे वो तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी हो, तमिलनाडु के मुख्यमंत्री क्षमा कीजिएगा MK स्टालिन हो, और ऐसे जो नेता हैं वो चाहे कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया के लोग हों, उनके नेता हों, वो बिहार में कहीं ना कहीं इस वोट अधिकार यात्रा के जरिए जनता तक पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं और चुनाव आयोग पर जो टिप्पणी कर रहे हैं, या वहाँ की सरकार की जो है, या चाहे केंद्र में है NDA की सरकार पर बहुत बड़ा हमला इन दलों के नेता टिप्पणी करने की कोशिश की है। और बड़ा जो सवाल ये है कि वोट अधिकारी का सबसे बड़ा मकसद था कि जो 65 लाख वोटर मतदाता सूची से हटाए गए हैं विधानसभा चुनाव के ऐलान से ठीक एन पहले, उस पर इन दलों का बड़ा नाराजगी था, असहमति थी। उसको लेकर ही ये यात्रा थी। 14 दिनों तक बिहार में चले तकरीबन 24 जिलों में 50 विधानसभा को कवर की है। इस वोटर जो अधिकार यात्रा थी, उसमें तकरीबन एक बड़ी आबादी को कवर करने की कोशिश की है। तकरीबन ये 1500 किलोमीटर यानी 1300-1400 किलोमीटर की यात्रा रही है। और इस यात्रा के जरिए 1300 किलोमीटर यात्रा के जरिए जो वोटर लिस्ट यानी मतदाता सूची से चुनाव आयोग के द्वारा SIR के माध्यम से हटाने की प्रक्रिया या मुहिम शुरू की गई थी, उसको कहीं ना कहीं विपक्षी जो दल हैं उन खेमों में कहीं ना कहीं असहमति थी। उन्होंने कहा था कि ऐसे लोग हैं जो गरीब हैं, जो SC ST के लोग हैं, OBC के लोग हैं, उन लोगों के वोट काटे गए थे। पर चुनाव आयोग ने इस मसले पर, जो ज्ञानेश कुमार है मुख्य चुनाव आयुक्त, तो उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए पिछले दिनों किया था और उन्होंने कहा था कि इस तरह के SIR करने का माध्यम संविधान में है और उसके तहत ये किया जा रहा है। तो इसका क्या वोट बैंक पर प्रभाव पड़ेगा, थोड़ा संक्षिप्त में हम आपको बताने की कोशिश करेंगे। ये यानी आज 31 है, 31 अगस्त आज वोट अधिकार यात्रा का जो है वो समापन है, रेस्ट है, अवकाश है। और कल पटना के ऐतिहासिक गांधी मैदान में जो विपक्षी दल है, वोट अधिकार यात्रा का समापन होगा। एक बड़ी रैली की जाएगी। इसमें तमाम बड़े नेता जो है वो लालू प्रसाद यादव भी मौजूद हो सकते हैं, जो इस समय RJD के सर्वेसर्वा हैं। राहुल गांधी तो स्वयं रहेंगे ही रहेंगे। कल जो आरा में विपक्षी एकता दलों की जो बैठक हुई थी, जो एक शक्ति प्रदर्शन कह सकते हैं उसको, क्योंकि यात्रा का कल समापन था, उसमें ये देने की कोशिश की गई है, एक मैसेज, एक संदेश देने की कोशिश कर रही है। जो JDU यानी जो JDU जनता दल यूनाइटेड जिसे कह सकते हैं आप या कहते हैं, उसको जो नेतृत्व कर रही है बिहार में BJP के साथ, जिसके मुखिया नीतीश कुमार हैं, उनको एक मैसेज खास तौर पर देने की कोशिश की गई है BJP और JDU को, कि वोट अधिकार यात्रा के माध्यम से जो जन समर्थन इन दलों ने हासिल किया है, उसका प्रभाव, उसका खामियाजा, उसका प्रभाव तो इन दलों को मिलेगा जो इस वोट अधिकार यात्रा में रहे, लेकिन नुकसान जो होने वाला है वो JDU और BJP को ही होने वाला है। लेकिन कितना बड़ा नुकसान होगा, ये भी एक बड़ा हम इसका विश्लेषण करके आपको बताएंगे। कल जो यात्रा आरा में थी, उसका समापन था, उसमें अखिलेश यादव ने कहा कि अवध में हम हराए हैं और मगध में भी हराएंगे BJP को।
अवध का मतलब ये है कि जो अयोध्या में समाजवादी पार्टी ने जो चुनाव जीता था, जिसमें अवधेश प्रसाद ने लोकसभा का चुनाव 2024 में जीता था, उसको लेकर देश भर में विपक्षी दलों ने उसको खूब बनाया और कहा कि बीजेपी ने जहां राम मंदिर बनाया जिस अयोध्या में, वही चुनाव वो हार गई। वहां से लल्लू सिंह जो बीजेपी के एमपी थे, वो टू टर्म के लिए बीजेपी वहां सिटिंग एमपी हुआ करते थे, वो कई बार एमएलए भी रहे हैं, और वो संविधान के संशोधन के मसले पर लेकर एक बयान के बाद उनको काफी इस हार का सामना करना पड़ा था। तो एक बड़ा वो मैसेज बिहार में भी यही देना चाहते हैं अखिलेश यादव। अखिलेश यादव ने कहा कि हम जब अवध में हराए हैं और बिहार में यानी मगध में भी हराएंगे, तो मगध जो है वो कितना बड़ा उसमें प्रभाव डाल पाएंगे ये वोट अधिकार यात्रा, और अखिलेश यादव की जो कमिटमेंट है उसका कितना बड़ा वहां के वोटरों पर एक प्रभाव डाल पाएगा, ये भी एक बड़ा सवाल है। अखिलेश यादव ने संबोधित करते हुए कहा कि बीजेपी के मुंह पर भी एक टैरिफ है। जो डोनाल्ड ट्रंप ने, अमेरिका के जो राष्ट्रपति हैं, उन्होंने 50% जो टैरिफ लगाया है, उस पर उन्होंने एक चुटकी ली है केंद्र सरकार की। नरेंद्र मोदी जो प्रधानमंत्री हैं, जो एनडीए का नेतृत्व कर रहे हैं केंद्र में, उसके मसले पर भी कहीं ना कहीं उनको एक करारा हमला बोला है। मैं आपको बता दूं कि 17 अगस्त को जो वोट अधिकार यात्रा सासाराम से शुरू हुई थी, सासाराम एक बड़ा जो ये कांग्रेस है, चाहे आरजेडी है, पिछड़ों और दलितों का एक बड़ा वोट बैंक है। मुस्लिमों का भी एक, मुस्लिम जो है वो बहुत बड़े पैमाने पर सासाराम में रहते हैं। तो मुस्लिम, ओबीसी और एससी, ये तीनों का जो गठबंधन है, जो वोट बैंक है, एक बड़ा पैमाने पर वोट बैंक है। और वो वोट बैंक ये माना जाता है कि बीजेपी से ही तरह है, बीजेपी का वो पूरा वोटर नहीं है। और एक बड़ा वोट बैंक जो है वो आरजेडी, कांग्रेस और तमाम जो साझी दल हैं इस यात्रा का नेतृत्व कर रहे थे, वो इसके हिस्से बन सकते हैं, इसका नेतृत्व कर सकते हैं, उनके खेमे में आ सकता है, उनके बटन के ईवीएम में आ सकता है। ये एक बड़ा संदेश था सासाराम से जो 17 अगस्त को यात्रा शुरू हुई थी। और कल जो पटना में 1 सितंबर को समापन होगा, जो साझी दलों का यात्रा का, इस यात्रा का समापन होगा, उसमें भी कहीं ना कहीं वोट चोरी के खिलाफ जो इन दलों ने जो इस यात्रा में शामिल रहे हैं, चाहे कांग्रेस हो चाहे आरजेडी हो, उसने कहा है कि इस जो है खिलाफ, वोट चोरी के खिलाफ जो कांग्रेस या आरजेडी वोट अधिकारी यात्रा के जरिए ये भाषण कर रही है, या ये क्या नाम है, नारा लगा रही है, उस मसले को लेकर कहीं ना कहीं एक बड़ा सवाल किया है। मैं आपको बता दूं कि इस समय जो 2025 में अक्टूबर-नवंबर में जो केंद्रीय चुनाव आयोग के द्वारा संभावित तारीखों की घोषणा होगी, हालांकि अभी कोई क्लियर नहीं है। मैं ये साफ कर दूं कि अभी कोई चुनाव आयोग की तरफ से कोई नोटिफिकेशन या कोई नहीं, लेकिन अनुमान ये लगाए जा रहे हैं क्योंकि वहाँ जो छठ का त्यौहार है वो भी खत्म हो जाएगा, और उसके बाद हमें लगता है कि नवंबर के फर्स्ट वीक में या फिर सेकेंड या लास्ट के अंतिम तक चुनाव की घोषणा हो जाएगी। लेकिन 2020 का विधानसभा चुनाव हुआ था, उसमें जो है विभिन्न जो दल, चाहे वो कांग्रेस हो, चाहे आरजेडी हो, चाहे जेडीयू हो, उसमें कितने लोगों ने जो सीटें हासिल की थी, हम इसका एक छोटा आपको एक संक्षिप्त जानकारी देने की कोशिश करेंगे। उसमें 2020 का विधानसभा चुनाव हुआ था, 243 यानी 243 असेंबली सीट्स के लिए जो इलेक्शंस हुए थे, कॉन्टेस्ट हुए थे, उसमें ऑल इंडिया मजलिस AIMI जो असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी है, उसने 5 जो है विधानसभा सीटें जीती थी। एक बड़ा वो था, पहली बार वहां चुनाव लड़ रही थी AIM असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी, और उन्होंने 5 विधानसभा सीटें जीती थी। एक जो है वो बहुजन समाज पार्टी, यानी जो उत्तर प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री समाजवादी पार्टी की, वो क्षमा कीजिएगा, बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष मायावती की पार्टी ने जीती थी। भारतीय जनता पार्टी जो बीजेपी इस समय जेडीयू के साथ रूल कर रही है, वो 74 सीटें जीती थी, यानी 74 सीटें जीती थी वो 243 में। 2 सीटें कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया को हासिल हुई थी। कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ
इंडिया मार्क्सवादी, उसको केवल मात्र 2 सीटें हासिल हुई थी, और 2 सीटें वो क्या नाम है, सीपीआई जिसे हम कह सकते हैं, उसको हासिल हुई थी। 12 सीटें हुई थी कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया मार्क्स लेनिस्ट लिबरेशन को, 12 सीटें विधानसभा की हासिल हुई थी। 4 सीटें हिंदुस्तान आवामी मोर्चा की हासिल हुई थी। जीतन राम मांझी जो केंद्र में एनडीए की सरकार में मिनिस्टर है, केंद्रीय यूनियन कैबिनेट मिनिस्टर है, उनको 4 सीटें हासिल हुई थी। एक जो सीट थी वो निर्दलीय थी। इंडियन नेशनल कांग्रेस को, यानी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को, जिसे आम भाषा में हम कांग्रेस कहते हैं, उसको 19 विधानसभा सीटें 243 में से 243 में से क्षमा कीजिएगा 243 में से 19 विधानसभा जो सीटें हासिल की थी। जेडीयू यानी जो रूल कर रही है, जिसका नेतृत्व नीतीश कुमार कर रहे हैं, उनको जो सीटें हासिल हुई थी मात्र 43 सीटें हासिल हुई थी। लेकिन आज भी वो मुख्यमंत्री हैं और 74 वाला उनको सपोर्ट कर रहा है। हालांकि एक बड़ा सवाल हो रहा है उनको, उनके कई राजनीतिक मंचों से जो उनका दृष्टिकोण था, जो उनका मैसेज था, जो भाषण था, उसमें ये कहा कि वो मानसिक रूप से अब अनियंत्रित हो रहे हैं और वो कहीं ना कहीं कमजोर हो रहे हैं, और उनको नीतीश नहीं, वो चीफ मिनिस्टर जरूर हैं, पर बिहार को कोई और रूल कर रहा है, यानी सम्राट चौधरी को कह सकते हैं। तो ये जेडीयू यानी 43 सीटें थी उसकी। लोक जनशक्ति पार्टी जो रामविलास पासवान की पार्टी है, वो जो है 1 सीट जीती थी विधानसभा की, जबकि लोकसभा 2024 में 5 सीटें जीती। तो जो इस समय क्या नाम है, चिराग पासवान केंद्रीय मंत्री हैं, और जो सबसे बड़ी पार्टी थी जीत कर उभरी थी, वो 75 सीट जो हासिल की थी वो आरजेडी थी, जिस दौरान वो उप मुख्यमंत्री भी बने थे क्या नाम है, नीतीश की सरकार में, तेजस्वी यादव। तो एक बड़ा ये विकासशील इंसान पार्टी भी क्या नाम है 4 सीटें जीती थी। तो एक जो 2020 का विधानसभा चुनाव हुआ, उसमें सबसे बड़ा जो सीट हासिल किया था विधानसभा में, सबसे बड़ी पार्टी के रूप में उभरी थी, वो आरजेडी थी। लेकिन अब माहौल बदला हुआ है, क्योंकि बीजेपी अब वहां 2024 के जो चुनाव हुए वो अलग हुए, केंद्र का मसला अलग हो सकता है, वो राष्ट्र के मुद्दे हो सकते हैं, राष्ट्रवाद हो सकता है, उसमें तमाम मसले ऐसे होते हैं जो राष्ट्रीय मुद्दे या फॉरेन पॉलिसी होती है, विदेश नीति होती है, लेकिन राज्य के मुद्दे क्षेत्रीय मुद्दे होते हैं। वो आपके सड़क के मुद्दे भी हो सकते हैं, वो आपके स्कूल के मुद्दे हो सकते हैं, स्वास्थ्य एक बड़ा मुद्दा होता है, पलायन एक बड़ा मुद्दा हो सकता है। तो क्या 2025 में जो आरजेडी 75 सीटें जीतकर सबसे बड़ी पार्टी उभरी थी, क्या इस बार वो दोहरा पाएगी? क्योंकि इस वोट अधिकार यात्रा में कांग्रेस का बड़ा रोल है। तो क्या कांग्रेस अपना वोट बैंक बनाकर आरजेडी को एक नए ढलान की ओर खींच देगी, और 75 का जो आंकड़ा 2020 में हासिल किया था उसने सबसे बड़ी पार्टी के रूप में, इस वोट अधिकार यात्रा के जरिए वो गंवा देगी। नमस्कार।